नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ किरण और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। नमस्कार। 3 का सवाल के साथ मैं हूं नैना यादव और 3 का सवाल में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की। विधानसभा चुनाव में थोड़ा वक्त है, लेकिन पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले यहां पर सियासी बयानबाजियों का दौर देखने को मिल रहा है और इसके केंद्र में है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बीजेपी उन पर मुसलमानों को खुश करने का आरोप लगाती है। वहीं टीएमसी से ही निकाले गए हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर हिंदुओं को खुश करने का आरोप लगा दिया है। तो हुमायूं कबीर ने देखे टीएमसी की जो प्रमुख हैं और साथ ही बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी पर हिंदुओं को खुश करने का आरोप लगाया और ये कहते हुए आरोप लगाया कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं जो पहले टीएमसी को वोट किया करते थे, अब वो मेरे पास आ रहे हैं और यही वजह है कि बौखला गई है ममता बनर्जी और इसीलिए हिंदुओं को खुश करने के लिए आपने देखा कि किस तरह से हिंदू एक मंदिर जो है निर्माण करने की बात उनके तरफ से की गई और उसके बाद हिंदू वोटर्स को लुभाने की ये कोशिश है। ये कहना है हुमायूं कबीर का। हुमायूं कबीर कोई और नहीं बल्कि से पहले टीएमसी के ही अंदर में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर के एक फैसला लिया, एक यहां पर ऐलान किया, उसी के बाद से टीएमसी से उनको बाहर निकाल दिया गया है। अब उन्होंने अपनी एक नई अलग पार्टी बनाई। उनका ये कहना कि जितने मुस्लिम वोटर्स हैं वो अब हमें और हमारी पार्टी को वोट देंगे और हम किंग मेकर की भूमिका में पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो है वो रहेंगे। वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, वो जा सकते हैं ममता बनर्जी के साथ भी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये जो वार किया गया है हुमायूं कबीर की तरफ से, इस पर ममता बनर्जी या टीएमसी का क्या पलटवार होता है। तो आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए लगातार इस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिलती हैं। खासकर अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की तरफ से अगर टीएमसी जो है वो अब सॉफ्ट हिंदुत्व की जो है वो परिभाषा दिखाती हुई नजर आ रही है। खासकर ममता बनर्जी जिस तरह से उन्होंने अभी मंदिर को लेकर तमाम जो बयान दिए, मंदिर निर्माण की बात कही, उसके बाद से हुमायूं कबीर बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। अब उन्हें दूसरी तरफ वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अगर वो मंदिर का निर्माण करवा सकती हैं तो हम बाबरी मस्जिद का क्यों नहीं। और देखिए, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि हमेशा से हम देखते रहे हैं पश्चिम बंगाल की सियासत में मुस्लिम वोटर्स जो है बड़ी निर्णायक भूमिका में रहते हैं और खासतौर से ममता बनर्जी पर वहां का विपक्ष, चाहे बात बीजेपी की हो या फिर अन्य राजनीतिक दल, वो हमेशा यही आरोप लगाते रहे हैं कि ममता बनर्जी एक अलग तरह से एक धर्म विशेष को ज़्यादा तवज्जो देती हैं। उसके कई ऐसे बड़े उदाहरण भी देखने को मिले, चाहे बात दुर्गा पूजा की हो, पंडालों को लेकर हो। जब बड़ा सिलेक्टिव अप्रोच नजर आता रहा है तो उन पर सवाल भी खड़े होते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त में एक बड़ी तस्वीर नजर आई। दरअसल ये बयानबाजियां शुरू क्यों हुई, ये समझिए। एक तरफ हुमायूं कबीर ने जिस तरह से बाबरी मस्जिद का निर्माण करने की बात मुर्शिदाबाद में कही और उसके बाद में अब ममता बनर्जी एक बड़ी घोषणा करती हैं। बंगाल में कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में उन्होंने दुर्गा आंगन बनाने के लिए, शिलान्यास करने के लिए जो घोषणा की, उसमें 263 करोड़ रुपए एक तरह से देने की बात कही गई और इसी के बाद से ही वो घिरती हुई नजर आती हैं। कभी उनके साथी रहे हुमायूं कबीर के माध्यम से, तो कभी बीजेपी के माध्यम से। अब उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वोट बैंक की राजनीति के। करेंगे चर्चा हमारे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। बीजेपी नेता राहुल आनंद इस समय हमारे साथ में है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जितेंद्र यादव हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और जल्द ही राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहुल आनंद जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, एक तरफ हमेशा पहले ये आरोप लगाया जाता रहा था हमेशा बीजेपी की तरफ से कि जो हिंदू वोटर्स हैं या फिर हिंदुओं को नजरअंदाज कर देती हैं, उनकी भावनाओं को नजरअंदाज कर देती हैं ममता बनर्जी। अब जब यहाँ पर हिंदू आंगन या फिर दुर्गा आनंद के लिए उन्होंने एक नई पहल करने की बात कही तो एक बार फिर से उन पर आरोप लगने लगे। देखिए नेहा जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ममता दीदी ने क्या किया, महत्वपूर्ण ये है कि ममता दीदी जब भी चुनाव आता है तो इस तरह की वो प्रतिक्रिया करते रहती है। इसके पहले कि मैं आपको बात बता दूं कि ये चुनावी मौसम वाले ये हिंदू हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि इसके पहले जब चुनाव हो रहा था तो उस समय इन्होंने अपना गोत्र तक बता दिया था और इन्होंने कहा था यहाँ तक कि मैं भी ब्राह्मण हूँ और ऐसे तमाम ऐसी चीजें थी जो ममता दीदी उत्तेजित होकर चुनाव प्रचार के दरमियान बातों को कहते आई थी। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि जो तुष्टिकरण की जो बात ममता दीदी के ऊपर लगते रहती है, कोई नई बात नहीं है। ये वही ममता दीदी है कि समय के साथ परिवर्तन करती है, वोट लेने के लिए एक छल
छल का जो इस्तेमाल है वो ये करने का प्रयास करती है। लेकिन जो बंगाल की जो जनता है वो जानती है चीजों को कि ये चुनावी मौसम वाले हिंदू हैं, ये कब हिंदू बन जाएगी, कब ये मुस्लिम का तुष्टिकरण करने लगेगी, कब ये यदुमल्ला होने लगेंगी, ये कहना मुश्किल है। देखिए यहाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा नेहा जी, ममता दीदी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो ममता दीदी लगातार लगातार किसी खास समुदाय को ही प्रोत्साहन करते नजर आई है। और यहां तक कि जब देश में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाती है राष्ट्रीय स्तर पे, तो वहां ये सेंध लगाने का काम करती है। और जो डिटेक्शन सेंटर की बात की जा रही थी उस समय उन्होंने बहुत बड़ा इसका प्रतिकार किया था। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अवैध घुसपैठियों तब अगर वो प्रो हिंदू बनने की कोशिश कर रही हैं या फिर हिंदू वोटर्स को अगर लुभाने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या बीजेपी के लिए चिंता की बात है पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले? देखिए भारतीय जनता पार्टी हर वक्त जब राजनीति करती है तो सबका साथ, सबका विकास और सबके सम्मान को लेकर बात करती है। अभी अभी बिहार में जो गंगा बही है, उस गंगे की जो धारा है वो निश्चित रूप से बंगाल की तरफ पहुंचने वाली है। और इसका एग्जाम्पल उदाहरण तो आप देते हैं कि हैं। गंगा जो है वो बिहार से बह के बंगाल, लेकिन कहते हैं ज्वार भाटा की वजह से वापस भी लौट आती है। और इस पे तो कई बार चर्चा भी हो गई है। टीएमसी उस बात को बहुत भुनाने में रहते हैं हमेशा। डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, आपका रुख करते हुए, हिंदुत्व की राजनीति अब करने की पूरी तैयारी में ममता बनर्जी, लेकिन उन्हीं की पार्टी से निकले हुए नेता, जो किसकी भी टीम है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ खिसक रहा है उनके मुतालिक, तो ऐसे में आप क्या कह रहे हैं कि मुश्किल में ममता दीदी आ गई और इसलिए उनको हिंदुत्व की ये राजनीति करनी पड़ रही है? किरण जी, सबसे पहले तो सब पैनलिस्ट को मेरा जय हिंद है। नहीं, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी एक बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन हैं और कबीर को लेके उनकी तुलना कर देना, कबीर और ममता बनर्जी में कहीं कोई तुलनात्मक अध्ययन हो ही नहीं सकता है। वो बहुत ही समझदार लेडी है, बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है और बहुत ही मजी हुई हैं। स्थिति ये है कि दिल्ली को अभी सोचना पड़ रहा है, क्योंकि जो कबीर को 10% का जो टास्क मिला हुआ है, ये ममता जी की मजबूरी तो नहीं है कि अब जो है उनको लग रहा है कि अब सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता जो है पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ उन्होंने जो हुमायूं कबीर हैं वो तो उनके अगेंस्ट ही नजर आ रहे हैं। नहीं, ममता बनर्जी को समझने की आवश्यकता बंगाल की जनता को नहीं है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी को समझती है और मैं उनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं। सर, क्या मजबूरी बनी? अचानक से कैसे उनका मन बदल गया? इतना प्यार जो है हिंदुओं को लेकर वो कैसे अचानक से दिखने लगा? मंदिरों की बात हो रही है, पहले तो इस तरह की तस्वीर नहीं देखने को मिली थी। नहीं, बंगाल में जिस तरह का काम ममता बनर्जी करती रही हैं और पहले भी वो करती रही हैं, आप देखिएगा दुर्गा पूजा वाला मामला जो था वो बहुत ही लंबा प्रसंग हुआ था और उसमें जिस तरह से ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया था और फिर जिस तरह से कबीर का प्रसंग आया, कबीर से तो तुलना हो ही नहीं सकती। कबीर को तो सिर्फ 10% का टास्क मिला है कि 37 से 47% लाने के लिए कैसे उनको टास्क दिया जाए, और कबीर को जो टास्क मिला हुआ, कबीर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इससे बंगाल की जनता पर और बंगाल के जनमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बंगाल की जनता के सामने फर्क पड़ सकता है ना डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, की कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट कुछ तो वो लेकर जाएंगे ही, जिसका फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर अगर देखे तो वो हिंदू वोटर्स है। और अगर हम ममता दीदी को देख ले तो उनके लिए तो मुस्लिम वोटर्स भी है, हिंदू वोटर्स भी हैं, जो अब तक पूरा फुल मैंडेट देते रहे, जिसपे वो 3 बार से मुख्यमंत्री भी रही, तो कुछ तो असर होगा। मैं चाहूंगी इसमें जितेंद्र जी आप जवाब दीजिए। जी, सबसे पहले आप तीनों को नमस्कार और हमारे पैनलिस्टों को नमस्कार। नमस्ते। मुझे लगता है कि वर्तमान जो राजनीति बंगाल के अंदर हो रही है उसमें निश्चित तौर पे ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी और हुमायूं कबीर, ये तीनों जो राजनीति के खिलाड़ी हैं और तीनों पार्टियां हैं, इन तीनों का अपना एक व्यक्तिगत टाई अप है और ये जानबूझ करके आंतरिक रूप से मिल करके बाहरी तौर पे पूरे बंगाल की जनता को, आपने तो एक अलग ही मोड़ यहाँ पर दे दिया, ए बी सी की कैटेगरी में सबको लाके रख दिया। अब यहाँ लड़ाई तो ए पे रहने की है कि बीजेपी ए पे रहेगी या ममता बनर्जी ए पे रहेंगी। बी टीम के तौर पर तो हुमायूं कबीर को देखा ही जा रहा है आप लोग के हिसाब से, तो अब ऐसे में सी वाली कैटेगरी में आप कहां से चले गए? एकदम एबीसी जो आपने कहा ना, इन तीनों की जमात एबीसी वाली है। आपको संज्ञान होगा, बंगाल में पहले कम्युनिस्ट शासन के पहले कभी ये हिंदू मुस्लिम की मुद्दा नहीं उठा करती थी, लेकिन अब आप देखिए एक पार्टी
हिंदू मुसलमान की बात कर रही है, तो दूसरी पार्टी भी हिंदू मुसलमान की बात कर रही है। लेकिन इन हिंदू मुसलमान के बीच में बंगाल के जो बेरोजगार हैं वो कहां खड़े हैं, बंगाल में जो कानून व्यवस्था है उस वो पार्टी कहां का खड़े नाम हैं? भी ले लीजिए ना जितिन साहब, नाम ले लीजिए, नाम लेने में क्या तकलीफ है? नहीं, नाम लेने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो बातें हैं, जो बंगाल के अंदर गरीबी है उस पर चर्चा कौन करेगा? ठीक है, जो लेकिन बंगाल जितेंद्र के जी एक इसमें कोई शक नहीं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो 2026 का जो चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम वाला चुनाव होने वाला है, बेसिक मुद्दों वाला नहीं। लेकिन अब आपके जो शब्द हैं और बाकी सारा लहजा वो महागठबंधन के अंदर ही एक बड़ी नाराजगी को जरूर दर्शा देता है कि भले ही आप अब एक अलग तस्वीर पेश होती है, लेकिन 2019 का वो एक जिक्र भी हमें जरूर करना चाहिए। जब जय श्री राम का जिक्र हुआ तो ममता बनर्जी नाराज हो जाती हैं। जय श्री राम की उनकी रैली के दौरान एक ने नारे लगा दिए तो उन्होंने कहा कि खाल खींच लूंगी। दूसरी तरफ जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो महाकुंभ को वो मृत्यु का कुंभ बता देती है। इतना ही नहीं, जब साधु संतों की बात होती है तो उनको लेकर भी विवादास्पद बयान देती हैं। लेकिन इन सारे बयानों के बीच में अब जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, यही बात राहुल आनंद जी भी कह रहे थे कि ये एक सीजनल हिंदुत्ववादी है और कुछ भी नहीं। नहीं, बिल्कुल, हम तो साफ लहजे में कह रहे हैं ना। 2019 में तो आप उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे थे ना जितेंद्र जी। अभी नाराजगी होगी ना? नहीं, परिस्थिति सीटें नहीं देखिए, मिल रही आज बंगाल के अंदर स्थिति क्या है। आज हमारे कल पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी ने कल प्रधानमंत्री से मिला कि किस प्रकार बंगालियों को जो दूसरे प्रदेश में रहते हैं प्रवासी मजदूर, उनको चूंकि उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज चूंकि पड़ोस के देश के साथ मिलती है, लेकिन उसको लेकर के जो टारगेट करके जो उसकी पिटाई होती है, तो इन ऐसे जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, इस मुद्दे पे तो हम बंगाल की जनता के साथ लेकिन खड़े फिरोज हैं। मंसूरी जी, यहाँ पर जितेंद्र यादव जी की बात और अंदाज और शब्दों के चयन से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि 2019 के बयान के वक्त में जब एक कवर अप करने की कोशिश या साथ देने की कोशिश थी, 2026 में जब चुनाव होगा तो यहाँ पर किस तरह से महागठबंधन का रोल या विपक्ष का रोल नजर आएगा ये तो स्पष्ट हो जाता है। अब वो खुद ही नाराजगी यहाँ पर एक तरह से जताते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए नैना जी, महागठबंधन की तो वही स्थिति होगी जो बिहार में एक मॉडल है। बिहार में उन्होंने बहुत ही जनहित के सवाल उठाए, रोजगार के सवाल उठाए, पलायन के सवाल, जनता के जितने सवाल थे महागठबंधन ने उठाए। चूक कहाँ हो गई? चूक हो गई कि नेतृत्व में विश्वास का अभाव है, लीडरशिप का अभाव है वहां पे। आज भी बंगाल में महागठबंधन अपना कोई सर्वमान्य चेहरा सामने नहीं ला पाएंगे। देखिएगा वेस्ट बंगाल में राहुल आनंद जी की पार्टी ले आएंगे, ममता बनर्जी की पार्टी पहले से ले आएगी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री का चेहरा है। मजबूरी है क्या कि इसकी वजह से ममता जी जो है वो इस तरह के कार्ड जो खेलते हुए नजर आ रही है, ये भी एक क्या बड़ी वजह हो सकती है? साथ ही साथ इसमें एक और सवाल एड ऑन करना चाहता हूं और फिरोजी की, अगर ये जो देखने को मिल रहा है मंदिर बनाम बाबरी, मैं सीधा सीधा कह रहा हूं मंदिर बनाम बाबरी, क्या इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट या बहुत ज्यादा फर्क जो है आने वाले चुनाव में पड़ेगा? आशीष जी, मैं बता देता हूं कि वेस्ट बंगाल में धार्मिक मुद्दे बिल्कुल नहीं चलेंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में एक डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा हुआ है और वो नीतीश मोदी मॉडल है, और बिहार में इसका उदाहरण है। अब नहीं चलने वाला है धर्म का मामला। तो ये बाबरी और ये मंदिर क्यों ला रहे हैं? चलेगा, बिल्कुल इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि कबीर के बारे में पहले से उसको टास्क मिला कि 10% को मैनेज करना है। 10% को कैसे, किसने दिया है? आपका इशारा किस तरफ? अब किरण जी, मैं उसको भी क्लियर करता हूँ, और ये जानते हैं राहुल इसकी पूरी जवाबदेही जो है वो इंडिया गठबंधन को है। मैं अभी से कह देता हूँ, इंडिया गठबंधन सबसे बड़े जवाबदेह है। ये कबीर जैसे लोग इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि यहाँ जो मुस्लिम नेतृत्व है, एक वर्ग है जो शोषित वंचित का, उसको लगातार दबाया जा रहा है। 66 विधायक थे और 66 विधायक में आज 46 विधायक हो गए। ठीक है, राहुल आनंद जी कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। राहुल आनंद जी, बड़ी बात कही है, और दूसरी बात इस बात को भी बताइएगा, शायद क्या यही वजह है कि जब एक तरह से अब खुद ममता बनर्जी को कहना पड़ रहा है कि भाई मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूं?
देखिए नेहा जी, आपने जो बात कही है उसमें थोड़ा सा स्पष्टता के साथ मैं कुछ बातों को रखना चाहूंगा। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। पहला पॉइंट लेकर आते हैं दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक 2017 में ममता सरकार ने ही किया था। जय श्री राम के नारे का जैसा कि आपने कहा कि उसके विरोध पे वो चिढ़ जाया करती थी, तो 2019 का वो मामला है। तीसरा कि रामनवमी जुलूस पे जो सख्ती बरती गई 2018 से 2023 के बीच में, रूट बदले, लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अनुमति न देने जैसे कदम उठाए गए। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के जो आरोप आज उनके विधायक ने भी उनके ऊपर लगाए हैं, वो इसीलिए लगाए हैं क्योंकि ममता दीदी इमामों के मानदेय मदरसों की सहायता मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में विशेष योजनाओं को लेकर हमेशा चर्चा में रही है और यही शायद उसकी कारण रही है कि जिसकी वजह से ममता सरकार आज कटघरे में खड़े हो रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा की, जो मैं बात को बार बार कह रहा था, उसमें एनआरसी और सीएए के मामले में भी सबसे मुखर होकर उन्होंने ही विरोध किया था। छठी बात, मंदिर और धार्मिक कार्यक्रमों पर उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि हिंदुत्व राजनीति का हथियार है, हिंदुत्व राजनीति का हथियार है और ये मैं होने नहीं दूंगी। अक्सर ऐसे कई बयान, देखिए बीजेपी से लड़िए, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं बीजेपी से लड़िए, लेकिन बीजेपी के साथ लड़ते लड़ते उन समुदाय से मत लड़िए जिनकी संख्या बहुसंख्यक है और उनको आप ठेस पहुंचाकर, उनको आप नीचा दिखाकर किसी खास वर्ग को आप ऊपर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए फ्रिज मंसूरी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं इनका समर्थन करता हूं कि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ममता दीदी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उसके करीब वो अक्सर देखी जाती है। 2021 में अगर आप बात करें तो जो ये सॉफ्ट हिंदुत्व बनने का जो प्रयास ममता दीदी कर रही है, जिसके वजह से मैंने पहले ही कहा था कि उन्होंने क्या क्या चीजों को अपना वर्णन किया था अपने कार्यक्रम के तहत। देखिए बिल्कुल यहाँ स्पष्ट है कि जब चुनावी मौसम में अगर आपको हिंदुत्व बनने का अगर गुमान चढ़ जाए तो इसको बदला नहीं जा सकता है। इससे ममता दीदी के साथ दो तरह के चलिए उसको तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन बीजेपी अपने लिए तो सोचेगी ना, क्योंकि बंगाल में अब वो जगह पानी है जो बिहार में उन्होंने पाया है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है क्योंकि उनके किले को ढाना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ, और ऐसे में चेहरा भी नहीं है बीजेपी के पास में जिसको सामने में रख करके जो है वो चुनाव लड़ा जा सके। किरण जी, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे नहीं है। चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। लोग कमल को पहचानते हैं और हमने उदाहरण भी पेश किया है, हमने इसका उदाहरण पेश किया है। और मैं आपको एक चीज किरण जी विश्वास के साथ और भरोसे के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी संख्या कभी 2 हुआ करती थी, हमारी संख्या कभी 2 हुआ करती थी और एमपी की संख्या कभी 1 हुआ करती थी। कभी 18 हुए, आज 12 हुए और फिर 77 भी हुए हमारी सीट तो विधानसभा में। तो निश्चित रूप से अगर वोट प्रतिशत की बात कीजिए तो हमारा वोट प्रतिशत बिल्कुल भरा है और हम जनता के बीच में भरोसा कायम करने में सक्षम हमने देखा भी, इसमें कोई शक नहीं, पश्चिम बंगाल में हमने देखा भी। आशीष आप कुछ सवाल करें। बिल्कुल, क्या इस बार के चुनाव की अगर हम बात की जाए, अगर ये जब चुनाव होगा उस समय क्या बीजेपी की रणनीति की अगर बात की जाए, अमित शाह खुद जो है वो पहुंचे हुए हैं और उसके बाद से वो बयान दे रहे हैं कि पूरी तरह से बर्बाद किया गया बंगाल को। हालांकि वोट परसेंटेज का आप जिक्र जरूर करें, लेकिन यहां समझने की जरूरत यह है, आपने खुद कहा कि राजनीतिक हथियार की तरह ममता बनर्जी उसको इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही है, तो क्या ये आपके लिए परेशानी की बात नहीं है? एक मैसेज जो जाएगा कि ममता दीदी जो है वो अब अपना फेस टर्न कर रही हैं और हिंदुओं के लिए अब निकलकर सामने आ रही हैं। आशीष जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है और हम जो राजनीति करते हैं वो राजनीति की एक पृष्ठभूमि और एक लंबी लकीर खींची गई है और हमारा जो व्यवहार है वो सामान्य है। हम मौसम की तरफ बदलने वाले लोग नहीं हैं। हमारी बातों में कुछ कड़वाहट हो सकती है, लेकिन हमने विकास की जो विचारधारा पहुंचाई है वो सर्व धर्म के लोगों तक पहुंची है। ये जो मौसम के बदलने वाले लोग नहीं है आप लोग, लेकिन तो इतना प्यार आपको वहां क्यों नहीं मिलता है सर? देखिए ये कहना गलत होगा आशीष जी, अभी बिहार के अंदर जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में अगर सर बिहार चला गया, बिहार हो गया, खत्म हो गया, वो अब नेक्स्ट की तैयारी जो कर रहे हैं आप लोग। एग्जांपल देते हैं कि हर चीज के लिए हम लोग फ्रंट फुट पर तैयार रहते हैं, उसी को लेकर पूछ रहा हूं। आशीष जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं और आपके प्रश्न का मैं सम्मान भी करता हूं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो बिहार का ही एक आकलन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी अभी बिहार में चुनाव बीता है। यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने परचम को लहरा दिया। सीमांचल बंगाल में क्या गलती हो जाती है आपसे? मुसलमानों का भरोसा हम पे बढ़ा है। लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर, और मुझे लग रहा है जितेंद्र जी से जरूर सवाल करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्र जी हमने देखा खासतौर से अगर पश्चिम बंगाल के वोटर्स के प्रतिशत की बात की जाए तो लगभग 30%
प्रतिशत मुस्लिम आबादी वोटर्स की है, जो बड़ी निर्णायक भूमिका निभाती है और ये एक तरह से कोर वोट बैंक माना जाता है टीएमसी का। लेकिन 2021 के चुनावों में और 70% लगभग 70% के आसपास अगर हम देखें तो वो हो जाता है हिंदू वोटर्स का। लेकिन 2021 के चुनाव में यहां पर भी बीजेपी ने बड़ी सेंध लगाई। 50 से 55% की जो हिंदू वोटर्स की सीटें थी वो लेकर चली गई बीजेपी। और यही अब कहीं ना कहीं बीजेपी के इस एक बार फिर से प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए टीएमसी को चिंता हो रही है क्या? हालांकि टीएमसी ने भी करीब 50 से 57% जो वोटर्स हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हिंदू वोटर्स को। लेकिन अब 2026 आते आते सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल गई हुमायूं कबीर की एंट्री के साथ ही। देखिए नैना जी, ऐसा है कि मैंने आपको पहले ही कहा एबीसी, ये 3 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अब ये तीनों निश्चित तौर पे कोई मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहा है, कोई हिंदू तुष्टीकरण की बात कर रहा है, लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच में जो बंगाल का जो बेसिक इशू है और बेसिक मुद्दा है, जो वहां के नौजवानों की बात करनी चाहिए, वहां पर जो बेरोजगारों की बात करनी चाहिए, कानून व्यवस्था की बात करनी चाहिए, इस बात पे ना तो टीएमसी बात करने को राजी है, ना भारतीय जनता पार्टी बात करने को राजी है। तो बिल्कुल जितेंद्र जी, यानी कि ये तो बहुत अच्छा मौका है ना कि कांग्रेस उन मुद्दों के साथ उतरे, अगर टीएमसी से अलग ही हट करके आप लड़ रहे हैं। वैसे बताइएगा, नाराजगी हो गई है क्या टीएमसी के साथ, जो बीजेपी के साथ जोड़ दिया उनको? कांग्रेस पार्टी हमेशा संवैधानिक मूल्यों पर चल करके राजनीति करती है और हमें सत्ता की ना कोई लालच है, ना हमें सत्ता का कोई अभिमान है। हम जो जनता के बेसिक इश्यूज होते हैं उस इश्यूज पर मुद्दा आधारित राजनीति करते हैं। हमें देश की तमाम 140 करोड़ की जनता है, उनको नेतृत्व कौन करेगा जितेंद्र जी? बंगाल में नेतृत्व कौन करेगा? बंगाल निश्चित तौर पे हमारे पास बड़े बड़े चेहरे हैं और हमारा नेतृत्व केंद्रीय राहुल गांधी नेतृत्व तो यह आते तय हैं, करेगा जैसे आपने बताया, कि मुद्दे उठाते हैं फिर चले जाते हैं, तो खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। बंगाल में भी होगा, फिर तो वही रिपीट होगा। नहीं, हम ये हमारा नेतृत्व तय करेगा। और आप देखेंगे किरण जी, बंगाल में हम काफी क्षमता के साथ, राहुल गांधी के अलावा एक आध नाम दे दीजिए। लेकिन जितेंद्र जी, एक और बात यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, 2014 की बात हो, 2019 के चुनावों की बात हो, या हाल ही में 2024 के जो चुनाव हुए, 14, 2 और अब एकमात्र सीट पर कांग्रेस यहाँ पर नजर आती है। तो किस कॉन्फिडेंस के साथ में फिलहाल आप यहाँ पर नजर आते हैं? और चलिए, अगर हम आम चुनाव की सिचुएशन इसको अलग भी कर दें, तो विधानसभा के चुनावों में क्या वहां पर गठबंधन की तस्वीर नजर आएगी? क्योंकि पहले भी यही फॉर्मूला दिया गया था, बीजेपी की आंधी को रोकना है तो एक साथ आना है। नैना जी, सत्ता आती है और जाती है, विचारधारा अपनी जगह पे खड़ी होती है और गठबंधन हम निश्चित तौर पे बंगाल के अंदर जो हमारे समान विचारधारा और हमारे आइडियोलॉजी से जो बिलोंग करेंगे, निश्चित तौर पे उनके साथ हम करेंगे। लेकिन हमें यह फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम बंगाल के अंदर जनता की सेवा के लिए हम लगे हैं। लेकिन फिरोज मंसूरी जी, जैसा कि किरण ने एबीसी का नाम दिया, इस दौरान मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी एक बड़ी लोकप्रियता हुमायूं कबीर की नजर आ रही है, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो 200 प्रत्याशी भी उतार सकते हैं, 90 प्रत्याशी भी मैं चुनावी मैदान में उतार सकता हूं। तो एबीसी के बाद डी नंबर पे तो मुझे लग रहा है फिलहाल यहां पर कांग्रेस नजर आती है, या फिर हुमायूं कबीर को देखते हैं? देखिए नैना जी, सबसे पहली बात मैं कह रहा हूं कि वहां पर जो फाइट है वहां सीधे टीएमसी से सीधे भारतीय जनता पार्टी की है। टीएमसी अगर वो इंडिया गठबंधन की पार्ट हो जाती है, मजबूती से नेतृत्व करती हैं, तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा वहां पे दूसरे विपक्ष के लिए। लेकिन होता क्या है, कांग्रेस की सबसे बड़ी जो चिंता स्थिति है कि कभी उन्होंने अपने नेतृत्व को, अपने चीजों को अपने कंधे पे नहीं लिया। वो हमेशा राज्य के जो बड़ी पार्टी होती है उनके सहारे चलती है, और बिहार उसका उदाहरण है। बिहार में यही गलती हुआ, वेस्ट बंगाल में वही होने जा रहा है। इसलिए कबीर को तो बनाया जा रहा है ना, कबीर कहीं नहीं है, लेकिन कबीर को बनाया जा रहा है। कबीर को एक बड़े रूप में, मैं आज के डेट में कहता हूँ, ये बैकअप सपोर्ट किसका है? कौन बना रहा है आखिर हुमायूं कबीर को? ये इनको बना रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग उनको उनके समाज से नेतृत्व को उभार दे तो कबीर जैसे लोग घर चले जाएंगे। जितेंद्र जी, होता क्या है ना, कबीर को कहेंगे ये बीजेपी की बी टीम है,
और उसका नतीजा होगा कि फिर वहाँ ओबीसी पैदा हो जाएगा जितेंद्र और जी, वहाँ ऑडियो 5 सीट लेके 46 सीट में जो है सबको हरवा जी। देंगे और नतीजा आप ही के बात का जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र जी हाथ भी उठा रहे हैं, जैसे ही आपने बोला कि इंडिया गठबंधन, तुरंत उनके कान खड़े हो गए। जितेंद्र जी। डॉक्टर फिरोज मंसूरी साहब, ममता जी कितने वर्षों से बंगाल की सत्ता में है, और यही ममता बनर्जी हुआ करती थी ना जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर के हंगामा करती थी। पिछले 1 दशक से बंगाल में इनकी सरकार है। बंगाल में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का क्या हाल है? डॉक्टर फिरोज मंसूरी साहब आप बताइए। तो निश्चित तौर पे बंगाल के अंदर ममता बनर्जी हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने जानबूझ करके हुमायूं कबीर को प्रोजेक्ट किया है कि वो उन क्षेत्रों में कांग्रेस और लेफ्ट के वोटों को ये लोग काटने के लिए जानबूझ करके इन लोगों ने प्रोजेक्ट किया है। और आप कह रहे हैं राहुल जी, ठीक है, आप ही की बात करें। राहुल जी। किरण जी, सबसे पहले तो ये बात की जानकारी में दे दूं कि जो सच्चा रिपोर्ट की जो बात ये कर रहे हैं उसमें यूपीए का एक सबसे बड़ा हिस्सा था जिसने इसको लागू नहीं किया, जिसमें ममता दीदी भी थी। लेकिन ऑन रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो गृह मंत्रालय से जब पूछा गया था सदन के अंदर कि कितने मुसलमानों को आपने नौकरियां दी सरकारी, तो इसका सदन के पटल पे उन्होंने हमारे गृह मंत्री जी ने रखा था और मुसलमानों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूपीए, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ यूपीए एंड वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ इंडिया अलायंस, ये मैं कह सकता हूं आज। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मुस्लिम वोट बैंक को एक सेटलमेंट के तहत उनसे सेटलमेंट करने का प्रयास किया। उन्होंने इनको डराया, धमकाया और कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो सांप्रदायिकता तत्व एक्टिव हो जाएंगे। आज मुझे बता दे, चाहे यूपी की बात उठा ले, दिल्ली की बात उठा ले, बिहार की बात उठा ले और भी ऐसे प्रदेश की बात उठा ले, वहां कुछ भी ऐसा नहीं आएगा। लेकिन जो रुझान देखने को मिलता है वो इसीलिए आता है क्योंकि जो मन बिगाड़ने का जो काम इन लोगों ने किया था और कहा था कि इस देश का संविधान 2 तरह से चलेगा, एक जो हिंदुओं पे लागू होगा उनको कुछ नहीं करना है, दूसरा आप कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। उस चीज को अगर वास्तविकता से परिचय कराया तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार ने कराया कि संविधान सबके लिए है और सब पे लागू होगा। आप बताइए, कहीं किसी तरह की कोई खलबलाहट, कोई घबराहट नहीं आती होगी। और मैं फिर इस बात को कहता हूं, केरला उदाहरण है, बिहार छोड़ देते हैं, केरला में अगर कमल खिल रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वहां पे निश्चित रूप से हम अपनी पैठ बढ़ा चुके हैं और उन लोगों को समझा चुके हैं। मुश्किल की घड़ी में कांग्रेस बहुत जल्दी से, डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी आपसे, कि हुमायूं कबीर का इस तरह से चैलेंज कर देना, किंग मेकर की बात को लेकर के उठाना कि मैं तो वो बनूंगा, किसके लिए घाटा, किसके लिए फायदा? देखिए, आज भी इंडिया गठबंधन कबीर की हवा निकाल सकती है अगर अपने यहाँ से उनके समाज से नेतृत्व खड़ा कर दे। आज भी वो 30% का समाज है, उनके हिस्सेदारी वो दे दे तो फिर आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती कुछ नहीं रहेगी। ममता बनर्जी, और मैं अगर ममता बनर्जी के बारे में यह आरोप लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व करती है और इसको हार्ड हिंदुत्व, तो आप जान लीजिए कि एक वेलफेयर स्टेट में सबका ख्याल रखना पड़ता है। राज्य की जनता है, सबका ख्याल, सबके धर्म का ख्याल रखना पड़ता है, सबके लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है और एक अच्छी सरकार की यही एक निशानी है। चुनाव के पहले जो विशेष ध्यान रखा जा रहा है ना, इसीलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसीलिए तो ममता बनर्जी को आकर सफाई पेश करनी पड़ रही है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, मैं यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, इसीलिए अब उन्हें सफाई देना पड़ रहा है। चुनाव के कुछ वक्त पहले अगर यहाँ पर वो हिंदुत्व की और मंदिरों की बात यहाँ पर करती हैं तो इसीलिए तो सवाल यहाँ पर जरूर खड़े होते हैं। समझना पड़ेगा, ममता बनर्जी कोई गली की, वो मोहल्ले से निकल के नेतृत्व आई ना, कोई कहीं से किसी से टपकी हुई नेता नहीं ना है। इस देश की सीजन्ड पॉलिटिशियन है, साधारण लेडी नहीं है। उन्होंने संघर्ष से, लेकिन डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, ये तो फिर साफ तौर से दिखता है ना, लोग भी तो ऐसा नहीं है कि उनको बनाने में तो लोगों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है ना, वोट तो उन्हीं ने दिया। अब वो देख रही है कि किस तरह से श्री राम कहने पर आप नाराज हो जाती हैं। पहले आप ईद और ईदगाह जाया क्या करती थे, अब आप यहाँ पर मंदिर बनवाने जा रहे, तो ये लोगों को भी चीजें दिखती हैं। ठीक है, जल्दी से समझिए, जब एक केंद्र का जो हिस्सा है, राज्य का जो हिस्सा है, उसको ईमानदारी से उसको नहीं मिलता हो और उसके बाद भी सिंगूर से उभरकर ममता बनर्जी आज तीसरी बार, सवाल, लेकिन सवाल का जवाब हम नहीं ले पाएंगे राहुल जी आपसे, बात नहीं है कि केंद्र का हिस्सा मिल नहीं पाता या लिया नहीं जाता, क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती है, गवर्नमेंट की तरफ से बार बार कहा जाता है हम योजनाएं बना रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और खास चर्चा यहाँ पर करने के लिए बंगाल की राजनीति को लेकर के। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है, इंडिया डेली 24/7। अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।